नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है कत्ल की रात के पहले और बाद, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं कत्ल की रात, यानी नतीजे आने की पहले की रात, जो कत्ल के समान ही होता है, जिसमें ना कोई जागता है ना कोई सोता है। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अठारहवें लोकसभा चुनाव के लिए हुए नतीजे से आने के पहले की रात कत्ल की रात है। कत्ल की रात हिंदू नहीं मानते, लेकिन इस मुहावरे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हिंदू ही करते हैं। दरअसल कत्ल की रात मुहर्रम की 9वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के एक दिन पहले की रात होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस रात को कत्ल की रात के नाम से याद करते हैं। लेकिन हर मुश्किल फैसले से पहले की रात को अब हिंदुस्तान में कत्ल की रात कहा जाता है। सबको मालूम होता है कि कत्ल के होने वाला, ऐसे शहादत देने वाले और कत्ल करने वाले, साथ ही दोनों पक्षों के लिए सुबह होने तक का रात आंखों से नहीं हटते। हिंदुस्तान में सियासत करने वाले नेताओं के लिए चुनाव के नतीजे आने से पहले की रात कत्ल की रात ही नहीं, उससे भी भयंकर मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि भारत में भाजपा कत्ल की रात का जुमला शायद नहीं मानती, क्योंकि इस जुमले की जड़ में इस्लाम की एक कहानी है और इस इस्लाम से भाजपा को न जाने क्यों नफरत है। भाजपा को कत्ल करना तो आता है, लेकिन शहादत देना नहीं। भाजपा की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शायद शहादत देने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। यही वजह है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद न संघ के पास देश पर मर मिटने वाले शहीदों की अपनी कोई सूची है। भारत की आज़ादी के 33 साल बाद जन्मी भाजपा के पास तो इस तरह की कोई सूचना होने की सवाल ही नहीं उठता। भाजपा माने या ना माने, लेकिन कत्ल की रात तो दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही उसके लिए भी है। कत्ल की रात में आंखों से नींद उड़ जाती। लोग सारी रात या तो भजन करते हैं या फिर माला जापते हैं। देश में आज भी सब कुछ पहले की तरह ही होगा, सिवाय इसके कि कत्ल की रात से पहले देश को दूध पिलाने वाली सबसे बड़ी संस्था ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और कत्ल की रात के बाद टोल टैक्स की दरें भी बढ़ी हुई हैं। नई सरकार हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करने वालों की आय या मोहब्बत की दुकान खोलने वालों की, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी ये देश असली और नकली हीरो की पहचान करने लायक नहीं। आम चुनावों के साथ हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम की जनता ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया को एक बार फिर चुनावी राजनीति में हार का स्वाद चखना पड़ा। भूटिया सीट पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के रिक्सल दोरजी भूटिया से 4,346 वोटों के अंतर से हार गए। सीधी बात यह है कि आज भी देश के आवाम की आंखों से शायद रतौंधी हो गई है आंखों में। कल 4 जून को जब ईवीएम मशीनें अपना मुंह खोलेगी, तो मुमकिन है कि तमाम भूटिया चुनाव हारे और तमाम जीते भी। जनादेश चाहे जैसा भी हो, सभी को बिना किसी शक सुबह के सिरोधार्य करना पड़ेगा। जनादेश को सिरोधार्य करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। हमारे यहाँ तो मशीनों का मुंह खोलने से पहले ही अंतर्यामी नेताओं को पता चल जाता है कि वे या उनका दल कितनी सीटें से जीत सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह और दूसरे तीसरे चरण के मतदान के बाद से ही भाजपा कितनी सीटें जीत गई हैं, इसका आंकड़ा जनता को बताने लगे थे, इस हिदायत के साथ कि किसी से कुछ कहना नहीं। जनादेश के बारे में नेता, मशीनें और मीडिया सब कुछ जानते हैं, केवल जनादेश देने वाली जनता कुछ नहीं जानती। वो जान भी नहीं सकती, उसे जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ में कुछ भी नहीं, उसके हाथ में भी कुछ नहीं। उसकी आंखों के सामने से जनादेश हड़प लिया जाता। जनादेश कैसा होगा ये हम भी नहीं जानते। मीडिया वालों ने जो संकेत दिए हैं, उनसे ज़्यादा भरोसा हमें पहले से बदनाम हो चुकी ईवीएम मशीनों के ऊपर है। ऊपर वाले ने जब जनता और देश की किस्मत में फैसला करने का हक इन मशीनों को दे दिया है, तो हमें इन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। मुमकिन है कि मशीनें मतदान करने वाले मतदाता के
फैसले के सामने नतमस्तक हो जाए और बेईमानी करने से मना कर दे। मुमकिन है कि ऐसा भी ना हो, लेकिन जो होगा उसे हंसी खुशी कबूल करना ही आवाम की विवशता है। जनादेश की समीक्षा नहीं होती, उसका पुनर्मूल्यांकन भी होता है। इक्का दुक्का सीटों के परिणामों को कोई चुनौती दे सकता है, लेकिन समूचे जनादेश को चुनौती नहीं दे सकती, नहीं दी जानी चाहिए। फिर से अगले 5 साल का इंतज़ार करना चाहिए। अवादत की राजनीति के मौजूद युग में हमारी किसी से भी अवादत नहीं, न नफ़रत फैलाने वालों से, न मोहब्बत की दुकानें चलाने वालों से, अर्थात ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। ये फार्मूला मेरा नहीं है, बाबा कबीर दास का है। वे कहते रहते हैं कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी बैर, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। गरीब जनता खैर ही मना सकती है, इसके अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं, कोई अवसर बचा ही नहीं है। उसे अपने मंगलसूत्र के लिए खैर मनानी पड़ती है, उसे आरक्षण के लिए खैर मनाना पड़ता है, उसे मुजरा करने वालों पर भी नज़र रखना पड़ता है, उसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से भी दो चार होना पड़ता है। जनता कुल मिलाकर निरी ही है। उसने किसके पक्ष में मतदान किया ये तो वो खुद जानती हैं, या उसका ईश्वर। मशीनें तो बेचारी कमांड पर चलती हैं, उन्हें दोष देने या उनकी निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कल के बाद जो भी सत्ता के सिंहासन पर आएगा वे अपने मन की करेगा। जनगण मन से उसका क्या लेना देना। जनगण मन को तो अधिनायक जय है ही करना है। 10 साल में जनता को इसका अभ्यास ही हो गया। जनता पहले भी अधिनायक की जय बोल चुकी है, आगे भी बोले तो हैरानी कैसी। ये देश गोया सनातनियों का देश है, इसलिए यहाँ वो सब चलता है जो नहीं चलना चाहिए। मुझे तो नतीजों से ज़्यादा फ़र्क उन 85 करोड़ मतदाताओं की है जो अगले 5 साल के लिए मुट्ठी बाहर अनाज के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। मुझे चिंता है उन किसानों की जो सत्ता प्रतिष्ठा के खिलाफ सत्याग्रह करते करते सत्ता के बैरी बन चुके हैं। मुझे फिक्र है उन नौजवानों की जो नक्सलियों को भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी भी हो सकते हैं और उनके तमाम समर्थक भी। मुझे चिंता है उन 20 करोड़ अल्पसंख्यकों की जिन्हें हमारी अपनी सरकार ने चुनाव में हवा बनाकर पेश किया। जो भी हो, लेकिन मेरी एक ही कामना है कि कत्ल की रात के बाद जब नई सुबह हो तो सड़कों पर कहीं भी खुरेजी नज़र ना आए। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए नेताओं के मुंह में भी घी शक्कर भी नहीं भर सकता, लेकिन यदि मशीनें ईमानदार रही तो उनके नाम की सिन्नी ज़रूर सिद्ध बाबा के साथ थान पर चढ़ाऊँगा। जय लोकतंत्र, जय जनगण मन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।